नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया का किरदार बहुत अहम हो गया है। किसी भी हादसे, वाक़ये या सानहे की खबर सबसे पहले सोशल मीडिया पर गश्त करने लगती है। सोशल मीडिया पर किसी भी खबर को खूब नमक मिर्च लगाकर दिखाया जाता है। मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया की पहुंच घर घर है। ऐसे में सोशल मीडिया शरपसंद अनासिर के लिए भी अहम हथियार बन गया है। समाज में मुनाफरत फैलाने का काम भी इससे खूब लिया जा रहा है। यहां तक कि सियासी जमातें भी सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल कर रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 लोकसभा इंतखाबात से पहले और बाद में अक़लियतों के तई सोशल मीडिया पर खूब मुनाफरत फैलाई गई। सोशल मीडिया पर अक़लियत मुखालिफ और मुस्लिम मुखालिफ बयानबाजी हुई। मुसलमानों के फिरकावाराना तशद्दुद में मुलव्विस होने की झूठी रिपोर्ट्स और खबरों में इजाफा हुआ। यहां तक कि कोरोना के दौर में भी अफवाह फैलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। यही माहौल अब फिर बन रहा है, जहां छोटी सी छोटी खबर बड़ी बन जाती है और इसके अलावा फिरकावाराना रंग इसे दे दिया जाता है। और इसके अलावा सबसे अहम यह है कि किस तरह से नफरत को, झूठ को फैलाने का काम सोशल मीडिया के जरिए लिया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस पर रोक क्यों नहीं लग पाती है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सोशल मीडिया पर नफरत का जो कारोबार होता है, इस पर ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है, इसे रोकने की क्या कोशिश नहीं होती है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त मिथुन सिंह आहिरवार जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मिथुन सिंह जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ फराह फैज हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आपसे हम कानूनी पहलू भी समझने की कोशिश करेंगे। फराह फैज जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले मिथुन सिंह आहिरवार जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आहिरवार जी, सोशल मीडिया की हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। घर घर मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम और सारी चीजें सोशल मीडिया से जुड़ी हुई मौजूद रहती हैं। अब जो एक रिपोर्ट आई है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले और उसके बाद में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया माइनॉरिटीज और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने के लिए, इसका खूब इस्तेमाल किया गया। नहीं, ये रिपोर्ट क्या कहती है ये तो पढ़ने की बात है ही, लेकिन मुझे लगता है ये रिपोर्ट कोई बहुत बड़ा खुलासा नहीं कर रही है। हम सब इस बात को जानते हैं। ये बहुत एक सामान्य चीज रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसने सोशल मीडिया पर 2009 से काम करना शुरू किया और जिनका एकमात्र एजेंडा था कि दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, भाषाई लोगों के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा है, इन सब लोगों को बांट करके और जरूरत पड़ने पे दंगा करके इन लोगों को काट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं, इसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती रही है। कोई हैरत की बात नहीं कि इनके आईटी सेल के जो अध्यक्ष हैं वो कई बार फेक न्यूज जो है उसको सामने रख चुके हैं। और इससे भी बड़ी हैरत की बात है कि जो आज हुकूमत, आज हमारी सरकार जो है, उसके जो आईटी मिनिस्टर हैं जिसके अंडर ये पूरा सोशल मीडिया आता है, उनका स्वयं का भी अकाउंट फ्लैग कर दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था ऐसी खबरों के लिए। और इनके जो मुख्य प्रवक्ता है उनके ट्विटर अकाउंट को मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया गया था। ये तो कुछ बातें जो सामने आ गई है। एक अंदर ही अंदर पूरा एक सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का, जो कि एक ट्रोल आर्मी के रूप में काम करता है। और अगर आप कमजोर वर्ग के हैं तो वो आपको आपकी जाति के हिसाब से गालियां देते हैं। वो अगर आप दलित हैं तो आपके लिए किसी गंदे वैसे शब्द का यूज करेंगे जो दलितों के लिए इस्तेमाल होता है। यदि आप मुसलमान हैं तो वो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, आपके खुदा को टारगेट करेंगे या ऐसी बातें बोलेंगे जिससे कि आपका खून खौल जाए। और भारतीय जनता पार्टी की शासन काल में ये जो सो कॉल्ड भक्त हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं कोई व्यक्ति ये कह दे कि देश में आज सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, हुकूमत के लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हमारे लोगों का, हमारी जनता का, तो इतनी सी बात पर कभी उन पर यूएपीए लग जाता है, कभी उन पर एनएसए लग जाता है, कभी रासुका लग जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो सिचुएशन हम लोग जानते ही हैं। एक बड़ा तबका, कई आप जैसे लोग ईमानदारी से काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया, तो उनके जरिए जो एक्चुअल मेरे और आपके काम की एक नागरिक के तौर पर खबरें हैं वो सामने नहीं आ पाती। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो धार्मिक उन्माद को फैलाने के लिए, लोगों के बीच नफरत को फैलाने और बढ़ाने के लिए ये जो समाज में जहर घोलने का काम है, ये भारतीय जनता पार्टी जो है पैसे दे करके करवा रही है, लंबे समय से करवा रही है। और उसका मुख्य एजेंडा यही होता है कि जब भी ये लोग कहीं कमजोर पड़ने लगते हैं तो दंगा फैलाने जैसी, मतलब लोग इतने, उनका खून खोल जाए, इतनी हृदय विदारक ये लोग तस्वीरें मैनिपुलेट करके डालते हैं, ऐसी ऐसी काल्पनिक घटनाएं डालते हैं और उसको सच के साथ जोड़ने का काम करते हैं। कई सारे ठीक है, इस पर देखिए डिबेट में आगे बात करेंगे। मेरे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए। सैयद यासिर जिलानी साहब हैं जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी डिबेट में जुड़े हुए हैं। यासिर जिलानी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और मेरे साथ साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट कनिष्क गौड़ जी जुड़े हुए हैं। कनिष्क गौड़ जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। हम आपसे आईटी और सोशल मीडिया पर जिस तरह की खबरें, नफरत फैलाने की खबरें या इस तरह हेट का जो बाजार गर्म रहता है, इस पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की खबरों को फौकियत क्यों दी जाती है, या इस तरह की खबरों पर लोग ज्यादा दिलचस्पी क्यों लेते हैं। आपका भी बहुत इस्तकबाल है कनिष्क गौड़ जी। मैं सैयद यासिर जिलानी जी आपके पास आऊंगा। यासिर जिलानी जी, सोशल मीडिया के जरिए हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की पहुंच घर घर है, लेकिन इस सोशल मीडिया का जहां पर फायदे के लिए बहुत से काम होते हैं, वहीं पर हम देख रहे हैं कि इससे नुकसान भी बहुत ज्यादा है। समाजी ताना बाना भी इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। 2019 की एक रिपोर्ट आई जो बड़ी चौंकाने वाली, कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले और उसके बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल महज इसलिए किया गया ताकि अक़लियतों और खासतौर से मुसलमानों में नफरत फैलाई जा सके। अबू हुरैरा साहब, मैं जो सोशल मीडिया पे नफरत फैलाई जा रही है उस पे मैं 30 सेकंड के बाद रखूंगा। 30 सेकंड में मैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता नफरत की राजनीति की पराकाष्ठा का उदाहरण दे रहे थे उनको ही आगे बढ़ाता हूं। इनके नेता हैं सलमान खुर्शीद, जो कहते हैं कि मुसलमानों के खून के धब्बे उनके आज भी कुर्ते के दामन पे लगे हुए हैं। और ये नफरत की बात अब दोष देंगे भारतीय जनता पार्टी को। इनके यहाँ नफरत की ही राजनीति, इन्होंने नफरत की ही खेती एक जमाने से करी। पूरा इतिहास उठा के देखेंगे, जब आप 70 के आसपास से लेके 80 का दौर, तो सिर्फ नफरत भरी गई है। चाहे उसमें जघन्य कांड हो, हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम हो, 84 का, हमारे भागलपुर का दंगा हो, हाशिमपुरा का दंगा हो, जिसमें उस वक्त के मुख्यमंत्री के ऑर्डर पे 40 मुसलमानों को खड़े होकर गोली मार दिया गया था। लेकिन ये अपने किए हुए कार्यों को भूल जाते हैं और ये नफरत की पाठ सिखाने बैठ जाते हैं। मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया पे इस वक्त कुछ धड़े ऐसे हैं जो भारत के सौहार्द के अंदर तीर लगाने का काम करते हैं, आग लगाने का काम करते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्यों में आई है, सख्ती के साथ इन लोगों से निपटने का काम होता है। इन्हें जेल भेजा जाता है और इनकी जो जमीन, बिल्कुल, देखिए यासिर जिलानी, आपकी तमाम बातें सही हो सकती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इतने ज्यादा नुकसानात हैं और इतनी ज्यादा नफरत परोसी जा रही सोशल मीडिया के जरिए, तो इस पर रोक क्यों नहीं लगती? ये जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, ये बताइए, इसी सरकार ने, चाहे वो हमारा फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, जिसपे लोग अपनी बात, अपने राय को रखते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज आप किसी तरह का कंटेंट डालने से पहले जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वो अपने अंदर सोचते हैं कि कहीं ये जो कंटेंट वो डाल रहे हैं इसका आगे अंजाम क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा साइबर डिपार्टमेंट जो है इसको मॉनिटर करता है, उसके ऊपर काम कर रहा है। हाँ, फिर भी हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी के आड़ में जो नफरत फैलाने का काम बरसों से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है, और अब तो वो सामने दिख रहा है। जो त्रिपुरा का पूरा घटना है, जिसमें
झूठ का एक प्रोपेगेंडा पूरे भारत के सामने लेफ्टिस्ट और कांग्रेस सोच के मानसिकता के लोगों ने रखा है। और हर बार जब राहुल गांधी किसी तरह के ट्विटर पे मैसेज डालते हैं और नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें तमाचा पड़ता है। आज भी उनकी एक नेता कहीं नफरत के आधार को बढ़ाने के लिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि राई का पहाड़ बना दिया जाता है। किस तरह से यहां पर अफवाहें फैलती हैं सोशल मीडिया पर, किस तरह से छोटी सी बात फिरकावाराना रंग एक तरह से ले लेती है और किस तरह से नफरत फैलाया जा रहा है। आखिर इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। मैं दोबारा से यासिर जिलानी जी आपके पास आऊंगा। मैं कनिष्क गौड़ जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत मुख्तसर में कनिष्क जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें जो हेट से जुड़ी हुई होती हैं, जो नफरत से जुड़ी हुई होती हैं, जो लिंचिंग से जुड़ी हुई होती हैं, किसी राइट से जुड़ी हुई होती है, इस पर इतना ज्यादा लोग दिलचस्पी क्यों लेते हैं? इसकी वजह आखिर क्या होती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि सोशल मीडिया पे जो भी कुछ आ रहा है वो स्पॉन्सर्ड है या कोई पैसे देके करवा रहा है। आम जनता को ये पता नहीं है। उनको लगता है कि जैसे आप खबर दिखा रहे हैं टीवी में, उसी तरह सोशल मीडिया पे भी जो उनके पास खबर आ रही है वो सच है, उसमें झूठ नहीं हो सकता। और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज की तारीख में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू बॉट्स यूज करके किसी भी खबर को इतना ज्यादा वायरल कर सकते हैं कि आप पता नहीं लगा पाएंगे कि वो वाकई में सच है या फिर झूठ है। दूसरी बात, हमारे यहाँ के जो आईटी के लॉ हैं वो काफी टाइम से पुराने हैं, उनमें बहुत ज्यादा संशोधन हुआ नहीं है, तो उसकी वजह से भी काफी हमने खामियाजा भुगता है। पर अभी आप देखेंगे कि इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने शुरू करी हैं, जिसके ऊपर काफी ज्यादा तवज्जो भी हुआ था कुछ समय पहले। ट्विटर के ऊपर बहुत सवाल उठे थे। उन गाइडलाइंस को अगर हम देखें, उनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए इस देश में, तो ये काफी कुछ जो हेट मैसेजिंग से रिलेटेड इशू है या फिर किसी व्यक्ति विशेष के पीछे टिप्पणी की जाती है या किसी धर्म या किसी मजहब के ऊपर बात की जाती है, उसको रोका जा सकता है। पर दिक्कत यह है कि हम लोग इन प्लेटफॉर्म्स को अगर देखेंगे, ये ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स हमारे देश के बाहर है, ये डेटा भी यहाँ पे होस्ट नहीं करती है। पर अब इन गाइडलाइंस के थ्रू आप इनको प्लेटफॉर्म्स को रोक सकते हैं, पर उसके लिए भी जरूरी है कि आप रिपोर्ट करें। आप रिपोर्ट करें कि जो आपको लग रहा है कि फेक है, जो आपको लग रहा है कि जानबूझ के फैलाया जा रहा है। और इस देश में एक डेटा प्रोटेक्शन का जो लॉ है जो अभी तक आया नहीं है, जहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है, वहां पे एक डेटा प्रोटेक्शन के लॉ की भी जरूरत है, जो आया नहीं है। अगर वो लॉ आ जाएगा तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी जी, जिसको हम लोग मैनेज कर पाएंगे। एक और समझने की बात है, बहुत सारी इस तरह की जो फेक न्यूज होती है, मिस इन्फॉर्मेशन होती है या हेट मैसेजिंग होती है, वो हमारे देश से ओरिजिनेट नहीं होती, वो सरहद पार से आ रही होती है और उसको जानबूझ के फैलाया जा रहा होता है दंगे करने के लिए, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारी बिल्कुल, यानी सोशल मीडिया के पीछे का ये जो पूरा गेम है, पूरा जो खेल है, इसे एक तरह से समझना होगा कि आखिर इसे इतना ज्यादा बढ़ावा क्यों दिया जाता है। मैं बहुत मुख्तसर में फराह फैजी आपसे समझना चाहूंगा कि कानूनी पहलू क्या कुछ कहता है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर हमने देखा कि धड़ल्ले से चीजें चलती हैं, नफरत को फैलाया जाता है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जाती है, तो इस पर कानून क्या कुछ कहता है? देखिए, मेरी बहुत सारी बात जो है वो कनिष्क जी ने बता दी है कि हमारे यहाँ का जो लॉ है, आईटी एक्ट जो है, वो उसमें काफी अमेंडमेंट की जरूरत है। और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का जो फायदा है वो ये जो हमारे यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो लोग उठा लेते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे यहाँ की गंदी वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो है। अगर हमारे यहाँ का कानून में अमेंडमेंट हो भी जाएंगे तो उसका क्या है कि मान लीजिए एफआईआर लिखा दिया या कोई कंप्लेन आती है और सिस्टम अपना थोड़ा सा काम भी करने लगता है, तो पीछे से किसी ना किसी नेता का फोन आ जाएगा और जो अधिकारी काम कर रहे होंगे उनको रोक दिया जाएगा, उनके हाथ बंध जाते हैं। तो इस तरह से जो आदमी साहस जुटाता है कोई भी एक्शन लेने के लिए, पता चला कल को वो ही किसी प्रोब में उलझा हुआ है। अभी लेटेस्ट जो केस हुआ है आर्यन खान का, उसमें समीर वानखेड़े का क्या हाल है वो आपने देखा है। वो तो एक बात की बात है कि इसकी इंक्वायरी के बाद में क्या मैटर सामने आएगा, क्या सच है क्या झूठ है, अभी उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर कोई स्टेप ले लिया जाता है, इनिशिएटिव ले लिया जाता है, तो उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं
और ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे देश में एक गंदी वोट बैंक पॉलिटिक्स है जो चली आ रही है, वो इतनी चरम सीमा पे पहुंच गई है कि अब इस वोट बैंक पॉलिटिक्स का जो दारोमदार है वो सिर्फ धर्म की राजनीति। ठीक है, मैं यासिर जिलानी जी आपके पास आऊंगा। जो बात यहां पर कनिष्क गौड़ जी ने कही या फराह फैज जी जो बात करें कि दरअसल अब सियासत हमारे यहाँ की इस तरह की हो गई है, सियासत और पॉलिटिक्स का जो मॉडल ऐसा हो गया है कि ये तमाम चीजें एक तरह से मजबूरी बनती जा रही हैं। यासिर जिलानी साहब, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि कोरोना के दौर में मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को कोरोना जिहाद के नाम से हैशटैग बाकायदा सोशल मीडिया पर बनता है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है। लव जिहाद बहुत मशहूर है, लव जिहाद के नाम से हैशटैग बनता है और उसमें मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो यह जिम्मेदारी आखिर किसकी है? समाज के एक हिस्से को अगर बदनाम किया जा रहा है या इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं तो इस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी किसकी है, यासिर जिलानी साहब? देखिए, आपने जिन दो पहलू की बात करी, एक तो कोरोना के वक्त में जो मसले आए थे सामने और जो लव जिहाद का मामला, इस पे अबू हुरैरा साहब, मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि हमने इस पे लगातार हर वक्त जब भी ये मामला सामने था या उसके बाद और उसके पहले भी डिबेट करी है और बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत गंभीरता के साथ, तर्क और रिकॉर्ड के साथ लव जिहाद का मामला भी कि किस तरीके से लोग अपने आइडेंटिफिकेशन को छिपा के और लव जिहाद करने की कोशिश करते हैं, उसका हमने हमेशा से विरोध किया है। हमने कभी उनको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जो लोग बेवजह किसी को प्रताड़ित करते हैं, हमने उनकी भी मुखालफत पुरजोर कोशिश के साथ करी है। लेकिन मैं फराह फैज जी की एक बात को आगे बढ़ाऊंगा, जो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, ये इसकी पराकाष्ठा कौन लोग करते हैं? दलित मुसलमान, मुसलमान दलित, मुसलमान दलित, ये सुबह से शाम करने वाले कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी और तमाम रीजनल दल हैं। क्योंकि उनके पास वोट बैंक के सहारे वो अपने नैया को पार करने की कोशिश में पिछले, मुझे लगता है कि 70s से अब हम 2021 में हैं, उन्होंने इस तरह की चीजें हमारी सोसाइटी में एक ऐसा सामने लाके रख दिया या कहिए कि पैदा किया कि मुसलमानों को ये। यासिर जिलानी जी देखिए, पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया की देखिए पॉलिटिक्स तो जब से मतलब शुरू हुई है उस पर सवाल उठते रहे और हर पार्टी ने अपने हिसाब से अपने वक्त में पॉलिटिक्स की और उसका फायदा भी उठाया है, नफा नुकसान के हिसाब से उसका फायदा भी एक तरह से उठाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज दौर सोशल मीडिया का है, पूरे तरह से आप सोशल मीडिया पर बैन भी नहीं कर सकते हैं, बहुत से फायदे की चीजें भी उसमें हैं, लेकिन जहां पर नफरत फैलाने का काम हो रहा है इस पर ब्रेक कैसे लगे, किस तरह से? क्योंकि बाकायदा ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई मिनिस्ट्री नहीं है, इसके लिए मिनिस्ट्री है, इसके लिए बाकायदा लोग काम करते हैं, साइबर सेल है, आईटी सेल है, फिर इस पर रोक क्यों नहीं लग पाती है? देखिए, मानवीय स्तर पे अबू हुरैरा साहब, मैं आपसे और न्यूज़ 18 उर्दू के माध्यम से लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपके आसपास, क्योंकि हमें समाज के अंदर भी एक जागरूक अभियान जो हम चलाते हैं उसे बहुत बड़े रूप में चलाने की जरूरत है कि कौन लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके बीच में नफरत क्यों फैला रहे हैं, कौन है जो आपके समाज के बीच सरकार के पास देखिए बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां होती है, सरकार ये काम बहुत आसानी से कर सकती है। मैं मिथुन सिंह अहिरवार जी आपके पास आना चाहूंगा, इस तरह की चीजों को किस तरह से रोका जाए? सरकार कोशिश करती होगी और ऐसा नहीं कि सरकार की तरफ से कोशिश नहीं की जाती होगी, लेकिन जब इस तरह की रिपोर्ट आती है और उसमें जब इस तरह का इंकशाफ होता है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का पूरा खेल होता है, कैसे इस पर रोक लगाई जा सकती है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि ये धार्मिक उन्माद जो फैलाया जाता है, ये जो नफरत फैलाई जाती है, उसको बढ़ाया जाए, कम करने की कोशिश कभी सरकार ने नहीं की। 7 जुलाई 2021 को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 66A जो 6 साल पहले स्क्रैप हो चुकी है, उसमें आज किन लोगों पर मामले दर्ज हो रहे हैं जो सरकार के खिलाफ बोलने का काम करते हैं। आज सोशल मीडिया के जरिए झूठ भारतीय जनता पार्टी के उन व्हाट्सएप ग्रुपों के द्वारा फैलाया जा रहा है जिनके बारे में अमित शाह जी स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि हम कोई भी गलत या सही खबर मिनटों में लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हमारे पास इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं।
यूएपीए के मामलों में 120 मामलों में से 94 मामले सुप्रीम कोर्ट ने उनको गलत साबित कर दिया, क्योंकि वो सरकार के क्रिटिसिज्म से जुड़े हुए थे। सरकार की कोई भी व्यक्ति सभ्य भाषा में भी यदि मुखालफत करता है तो उसको ये दबा देते हैं। कोई तथ्यात्मक बात करना चाहता है तो सोशल मीडिया पे उसको गलत बताया जाता है। उसको आपने देखा होगा कुछ समय पहले ये लोग सीएए के खिलाफ जो ट्रेंड चला रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको शुरू किया था और वो सीएए की बजाय सीसीए ट्रेंड हो गया था। मतलब ये जो कॉपी पेस्ट इन लोगों का तरीका चलता है, उसमें गलती के कारण कई बार लोग पकड़ाए भी जा चुके हैं। बात दरअसल ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो सच से लोगों को दूर रखना चाहती है, वो अपने तरीके के प्रोपेगेंडा को सामने रखना चाहती है। उदाहरण के लिए बात सुनिए पहले आप। चलिए देखिए, मेरे पास टाइम कम है। फराह फैज जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? ठीक है, देखिए मेरे पास टाइम की कमी है। मैं कनिष्क के पास भी दोबारा से जाऊंगा, उनसे भी एक बहुत छोटा सवाल लूंगा। फराह जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं बहुत मुख्तसर में? दरअसल ये चीजें तब तक कंट्रोल नहीं हो सकेंगी जब तक हमारे यहाँ की जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनकी समझ में ये नहीं आ जाएगा कि इट इज अ सेक्युलर कंट्री। ये सेक्युलर कंट्री है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स अगर वो करके आ रहे हैं तो वो अपना बेस खराब करके आ रहे हैं, और वो सिवाय गंदगी फैलाने के कुछ नहीं करेंगे यहाँ से। जब बीजेपी वजूद में आती है तो कांग्रेस पे इल्जाम की बारिश होती है, कांग्रेस आएगी तो वो बीजेपी को टारगेट करेंगे। लेकिन सियासत का एक नया पैटर्न बन गया, उसकी वजह से भी ये चीजें बहुत तेजी से बढ़ती है। मैं कनिष्क का आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। कनिष्क गौर जी, सोशल मीडिया पर इस तरह की जो चीजें होती हैं, क्या ये पूरा कारोबार डाटा से जुड़ा हुआ है? क्योंकि जिस खबर पर जितना ट्रैफिक होगा उस पर उतना ज्यादा डाटा खर्च होगा, और क्या ये नफरत फैलाने का जो कारोबार है ये इसी डाटा के कारोबार से ही जुड़ा हुआ है? जी बिल्कुल। देखिए, हम जो भी सोशल मीडिया पे देखते हैं उसका मेटा डेटा का एनालिसिस होता है, जिससे पता लगता है कि किस तरह की खबर आपने देखी, कितने देखी, कौन से डिवाइस से देखी, और कितनी बार आपने इस खबर को दोबारा देखा या शेयर किया अपने ग्रुप में। उस डेटा के एनालिसिस के बेसिस पे ये इसको फैलाया जाता है, और हर राज्य, हर क्षेत्र में इसको एक सोचे समझे तरीके से फैलाया जा सकता है जी। और सबसे बड़ा खतरा इसका ये है कि जब इलेक्शन आएंगे तो ये उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो यूएस में उठा था मुद्दा इलेक्शन इंटरफेरेंस का, वो एक बहुत बड़ा हमारे देश के लिए एक सच है जिसको हमें देखना होगा जब अगली बार हमारे देश में लोकसभा के इलेक्शन होंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये जिम्मेदारी सरकार की और इंतजामिया की बनती है कि मनाफरत का खात्मा किस तरह से किया जाए। सोशल मीडिया पर अगर इस तरह की चीजें फैल रही तो इस पर ब्रेक कैसे लगेगा, इस पर रोक कैसे लगेगी, ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। और सरकार को देखना होगा कि समाज टूटने ना पाए, बल्कि समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कनिष्क गौर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। सैयद यासिर जिलानी साहब, फराह फैज और मिथुन सिंह अहिरवार जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।